मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय प्रतिष्ठान तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष के परिचय पे कि वेदांग ज्योतिष का जो आईना आरंभ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आईना आरंभ जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेदांग ज्योतिष की रचना महर्षि लग्न जी के द्वारा की गई थी और उनके द्वारा जो ये वेदांग ज्योतिष की रचना की गई थी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया है जो काफ़ी लाभप्रद है। उसी में से एक चीज़ हम लोग आज आईना आरंभ बोधक से संबंधित जो होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वो क्या होता है और उसका जो आयन आरंभ जो हुआ था वो कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। तो बात करते हैं, जैसा कि जो इसमें दिया वेदांग ज्योतिष, जैसा कि हमने आपको बोले कि वेदांग ज्योतिष का जो करता है, मतलब व्याख्यान जिन्होंने किया था वो लग्न जी अयान के बोधक पद से ही, मतलब अयान को बोधक पद जो दिया गया था, मतलब लग्न जी को अयान के बोधक पद से सम्मानित भी किया गया था। उनका ये कथन है कि जब युग का आरंभ हुआ था, जब संसार या सृष्टि का शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था, तो सबसे पहले आरंभ के बाद सूर्य और चंद्रमा, मतलब जो दिखाई दिया गया था, क्या दिखाया गया था? सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुनः घनिष्ठा नक्षत्र से, मतलब घनिष्ठा नक्षत्र के शुरू में आते थे। लग्न जी का मानना है, कहना है, उनके द्वारा दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है कि जब युग का आरंभ हुआ था, मतलब युग के आरंभ के बाद सबसे पहले उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को एक साथ घनिष्ठा नक्षत्र के शुरू में, मतलब उन्होंने देखा था। ये उनका अपना मत था। उसी क्षण अगले वर्ष में उत्तरायण होता है। मतलब ये जो दिया गया था पहले घनिष्ठा का था और उसके बाद फिर उसी क्षण, मतलब जो समय बतलाया गया था, जो दिया गया था, उसी क्षण अगले वर्ष में उत्तरायण होता है, अर्थात सूर्य का मकर संक्रांति होता है। उत्तरायण मतलब क्या हो जाता है? सूर्य का मकर संक्रांति होता है। तथा अगर दक्षिणायन में अगर दक्षिणायन से आरंभ किया जाता है, तो अगर पहले उत्तरायण में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति होगा। लेकिन दक्षिणायन का आरंभ भी इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र के आधे पर आने के साथ होता है। वो क्या होता था? उसमें होता था। लेकिन अगर हम लोग दक्षिणायन की बात करें तो दक्षिणायन का जो आरंभ होता है वो अश्लेषा नक्षत्र के आधे भाग के आने के साथ ही हो जाता है, जहाँ पे सूर्य के आइनों का संबंध, मतलब आइनों का संबंध है, और वह सदा माघ या श्रावण मासों में ही होता। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसको हमने क्रमबद्ध तरीके से जो आपको एक दो बिंदु के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और फिर मैं और अभी बात करूंगा कि और किन किन ग्रहों के बारे में उनके द्वारा शोध किया गया था या जानकारी दी गई थी, उसके बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी है, युग आरंभ के बाद सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा एक साथ उनको घनिष्ठा नक्षत्र के शुरू में उनको दिखाई दिया था, या घनिष्ठा, उनका अपना मत है, घनिष्ठा नक्षत्र के वो शुरू में आते हैं। उसी क्षण अगले वर्ष में उत्तरायण होता है। मतलब उसी क्षण अगले वर्ष में क्या होता है? उत्तरायण होता है, अर्थात सूर्य का मकर संक्रांति होता है। तथा दक्षिणायन का आरंभ भी इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र के आधे भाग के आने से होता है, जहाँ सूर्य के आइनों का संबंध है वह सदा माघ और श्रावण मासों में ही होता है। तो ये एक कुछ संक्षिप्त जानकारी थी आयन आरंभ के बारे में, और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं।
जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया कि उत्तरायण में क्या होता है और दक्षिणायन में क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सूर्य को जो प्रथम सूर्य और चंद्रमा का जो लग्न जी युग आरंभ के समय देखा था, तो और उसमें उन्होंने क्या किन किन ग्रहों को या किन किन तारों को उन्होंने देखा था, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिया गया है सर्वप्रथम युग आरंभ, जो हमने शुरू में ही बताया था, सूर्य, चंद्रमा, गुरु व घनिष्ठा, ये चार सूर्य, चंद्रमा, गुरु और घनिष्ठा के तारों को एक ही रेखांश पे उन्होंने देखा था। यही दिया, एक ही रेखांश पर होने से हुआ था। मतलब उनका अपना मत है कि जब उन्होंने अपना शोध स्टार्ट किया था युग आरंभ के बाद से, जैसा कि उनका अपना मानना है, तो उन्होंने जो देखा था एक ही क्रम में, पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर गुरु और घनिष्ठा, वो एक ही साथ उनको क्रमबद्ध तरीके से दिखाई दिया था। लेकिन यह समीकरण हर साल हर युग में होना संभव नहीं होता है। उनका ये भी मत था कि जो वो उस समय देखे थे वही हर साल हो, ऐसा भी संभव नहीं है। तो ये उनका अपना मत था। अतः आगामी मतलब अगले युगों में, मतलब अगले साल अगले युगों में उत्तरायण आरंभ से, जब उत्तरायण का आरंभ होगा, तो सूर्य या चंद्रमा दोनों में से किसी की घनिष्ठा के मुख्य तारों से युक्त, अगर उसमें से मुख्य तारों में से युक्त के क्षण से ही मानी जाती है। अगर आगामी युगों का उत्तरायण आरंभ में अगर उसका होता है, तो उसमें क्या होता है, सूर्य या चंद्रमा की घनिष्ठा के मुख्य तारों में से, मतलब ये दो तारों में से कोई एक तारे युक्त के क्षण में मानी जाती है। मतलब इसी दोनों तारों में से कोई एक तारा होगा। यद्यपि प्रथम युग आरंभ के समय उक्त तीनों ग्रह 9.0 पर ही थे। मतलब ये उनका अपना नापने का तरीका थे। घनिष्ठा के योग तारे का भोग भी यही था। मतलब उसमें जो घनिष्ठा का योग हो रहा था, तारे का योग, उसका भी मान इतना ही था। लेकिन समय बीतते बीतते नक्षत्र का भोग थोड़ा बदलता जाता है। मतलब समय के साथ क्या होता है, नक्षत्र का समय आगे पीछे होते ही रहता है। अतः वेदांग ज्योतिष ने नियम बनाया कि, मतलब एक नियम बना दिए ताकि समझने में सुविधा हो। तो वेदांग ज्योतिष ने नियम बनाया कि उत्तर और दक्षिण आयनों का ज्ञान आगामी युग में सदा माघ और श्रावण मासों में ही सही तरीके से प्रत्यक्ष बोध से करना चाहिए। मतलब उनका ये अपना मत था कि अगर हम लोग, मतलब वेदांग ज्योतिष का ये मानना था और उन्होंने नियम बनाया था कि अगर हम लोग को आगामी युगों का ज्ञान करना है, तो सदा माघ या श्रावण मासों में प्रत्यक्ष बोध से करने से क्या होता है, वो सही जानकारी उनको मिलता है। तो ये हमने आज आपसे एक संक्षिप्त चर्चा की है ये आयन आरंभ के बारे में, कि आयन आरंभ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो किस आधार पे उन्होंने आयन का आरंभ किया था, और उन्होंने किस किस ग्रहों को पहले देखा, फिर क्रमबद्ध तरीके से देखा, और किस युग का आरंभ करने से क्या होता नहीं होता है, किस युग का आरंभ करना किस ग्रहों के साथ होता है, इत्यादि बिंदुओं पे हमने संक्षिप्त जानकारी आपको दी। आप इस आयन आरंभ का जो हमने आपको बताया, इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।